नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र बन गया है। ईरान द्वारा टोल वसूली की रणनीति सिर्फ आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल वसूली सिर्फ आर्थिक नीति नहीं बल्कि दोस्ती बनाम दबाव की कूटनीति है। जो देश ईरान के करीब हैं उन्हें राहत और सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन ये खेल जितना फायदे का है उतना ही जोखिम भरा भी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल सकता है? लेकिन हाल फिलहाल तो ईरान समंदर का सिकंदर है, लेकिन ट्रंप का प्लान क्या? बहरहाल अब ईरान ने समंदर को हथियार बना दिया है और ट्रंप जंग को कम खर्च ज्यादा दबाव के मॉडल में बदलना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका पीछे हटेगा या आखिरी वॉर करेगा? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बढ़ता संघर्ष अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि एनर्जी वॉर का रूप ले चुका है। तेल और गैस के संसाधनों पर नियंत्रण की इस जंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है और दुनिया के सामने बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट के देश, खासतौर पर ईरान, सऊदी अरब और इजराइल दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में शामिल हैं। जब इन क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर न केवल कुछ देशों पर बल्कि दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस संकट से प्रभावित हो रही हैं। युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। 9 देशों में तेल गैस ठिकानों पर हमलों से सप्लाई बाधित है। हॉर्मुज स्ट्रेट असुरक्षित है, जिसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट और अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस बीच अब पश्चिम एशिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है, क्योंकि ईरान द्वारा इस अहम जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से टोल जैसी वसूली की जा रही है। ईरान का तर्क है कि इलाका संवेदनशील है, खतरे से भरा है और हम जहाजों को सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं तो उसकी कीमत तो बनती है। ईरान का कहना है कि ये कोई टोल टैक्स नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए लिया जा रहा शुल्क है, यानी अगर जहाज सुरक्षित निकालना चाहते हैं तो उन्हें इस खर्च में हिस्सा देना चाहिए। अब युद्ध के बीच ईरान का टोल कार्ड सिर्फ आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीति हथियार है जो बिना गोली, गोला और मिसाइल चलाए वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे रहा है। But in the overall picture, this is unfortunate collateral and strategies of both sides in this war. Iran's oil can only come out into the world through the terminals. 90% of Iranian exports are from there. Their pipelines which bring Iranian oil and gas. It is really, really unfortunate and sad, and condolences to the lives of Indians lost. Any life lost, especially an Indian life. The overall economic situation of these countries is also dipping. वेस्ट एशिया में जारी जंग का असर उन देशों तक पहुंच चुका है जो सीधे तौर पर इसमें शामिल भी नहीं है। वजह है दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर टिका है और इसकी सप्लाई का अहम रास्ता हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान ने हॉर्मुज में जो टोल लेने का फैसला किया है, ये सवाल इसी से उभरा है कि क्या समंदर में टोल लिया जा सकता है। लेकिन ईरान की संसद सुरक्षा समिति ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैनेजमेंट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। साथ ही समिति ने इजराइल और अमेरिका के जहाजों की हॉर्मुज में एंट्री बैन कर दी है, जिसके बाद अब दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग पर नियंत्रण और शुल्क सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल संकट बन चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की टोल वसूली की रणनीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खासा असर डाला है। हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20 से 30% तेल और एलएनजी गुजरता है। मकसद साफ, सीधे युद्ध में उलझे बिना आर्थिक दबाव बनाना। टोल लगाने से हर गुजरने वाले जहाज पर अतिरिक्त लागत बढ़ेगी। इससे पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। ये रणनीति गैर पारंपरिक युद्ध का हिस्सा मानी जा रही है। तेल की कीमतें 100 से 120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी हैं। इसे इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल शॉक तक कहा जा रहा है। दोस्त देशों के जहाजों को प्राथमिकता के साथ दिया जा सकता है सुरक्षित मार्ग। हॉर्मुज पर टोल वसूली का वैश्विक असर। खाड़ी से निकलने वाला तेल महंगा हुआ, वैश्विक बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ी। यूरोप, एशिया और खासकर भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका और उसके सहयोगी इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन मान रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है।
जहाजों की आवाजाही में 90% तक गिरावट, बीमा लागत कई गुना बढ़ी, डिलीवरी में देरी, सामान महंगा, उद्योगों की लागत बढ़ी। ईरान की रणनीति पर अंतर्राष्ट्रीय बहस। हॉर्मुज जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, जहां से सभी देशों को फ्री नेविगेशन का अधिकार है। ऐसे में ईरान टोल वसूली का कदम कानूनी विवाद को जन्म दे सकता है। ये मामला संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक जा सकता है। कुछ देशों को छूट, कुछ पर प्रतिबंध, जैसे यूएस, इजराइल, चीन, रूस, भारत जैसे देशों को रणनीतिक फायदा। पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ दिखाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को ईरान का दो टूक संदेश है। तो वहीं ईरान का संकेत साफ है, जो देश उसके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे, जो मित्र देश होंगे, उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन भारत के लिए ये स्थिति संतुलन की परीक्षा है। भारत को एक तरफ ईरान से ऊर्जा संबंध बनाए रखने हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो भारत की ये शानदार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये उनकी नेतृत्व क्षमता थी कि ईरान और इजराइल दोनों ने परमिशन दिया। भारत के 7-8 टैंकर्स निकल चुके हैं वहाँ से, 1-2 देशों को और परमिशन दिया गया है। तो सबसे पहले निकलने वाले टैंकर्स भारत के थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन इसका जबरन कब्जा यही एक सोल्यूशन नहीं है। दोनों देशों से अपील है कि अब शांति की वार्ता करें, बहुत हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1 महीना हो गया अब युद्ध को चलते हुए, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और संवेदनशील हो रही हैं। हॉर्मुज के बाद बब अल मंडाब की जो स्ट्रेट है उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कच्चे तेल की, पेट्रोल की इतनी शॉर्टेज है, पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे बिजी समुद्री मार्गों में से एक है। ऐसे में यहाँ जहाजों से टोल लेने की सूरत में ईरान को एक बड़ी कमाई हो रही है। हालांकि ईरान कानूनी तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन वो इस अहम समुद्री मार्ग को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल जरूर कर रहा है। यही कारण है कि जब भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजरें इस सक्रिय जलधारा पर टिक जाती हैं। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में ये युद्ध और बढ़ता है, तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन सकता है, जिसका असर हर देश, हर उद्योग और हर नागरिक पर पड़ेगा। क्योंकि ये मिडिल ईस्ट का युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि ऊर्जा नियंत्रण की वैश्विक जंग बन चुका है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी, या फिर ये एनर्जी वॉर वैश्विक आर्थिक संकट में बदल जाएगा। मिडिल ईस्ट का ये नया एनर्जी वॉर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो ईरान की जो टोल वसूली है, क्या दुनिया के लिए मजबूरी है, और ईरान कहीं ना कहीं इससे ताकतवर तो होगा। देखिए, उसके पास ताकत है, इसलिए वो दिखा रहा है, और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि वो ये नहीं कर सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहाँ से होकर ही सारी चीज़ें आएंगी, और जहाँ तक ईरान का अपना होल्ड है, उसे इस टोल वसूली पर जाना पड़ रहा है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कितनी जायज़ होगी, क्या ये मामला आगे तक नहीं बढ़ेगा, क्या वो ये टैक्स वसूली कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, फ्री नेविगेशन की वहां पर बात है, तो फिर ये टैक्स वसूली कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका इससे तिलमिलाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा। ईरान साफ कह चुका है कि जो हमारे साथ हैं या हमारे जो मित्र देश हैं, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है, और भारत के पास जो भी जहाज आने हैं वो बाकायदा बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि ये जो टैक्स वसूली है, इसका कितना असर आने वाले समय में होगा। हम चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ अनुपम जी, आज ना मुख्य रूप से जो चर्चा है
ईरान की जो टैक्स वसूली है इसको लेकर है और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसलिए भी कि क्या ये वो टैक्स जो वसूली बात कर रहा है ये वो कर सकता है। यदि कर सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्री नेविगेशन की बात होती थी वो कितनी सटीक बैठती है, क्योंकि ईरान इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है, उसके पास देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण है, कब्जा है, सारी चीजें हैं उन्हीं का है, तो वो ये पूरी चीजें करेगा और कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी समझिए कि खुद को ताकतवर कैसे बनाना है। इस समय पे आप टैक्स वसूली करेंगे, आपको फायदा होगा आर्थिक रूप से, तो कुल मिलाकर ये कितना जायज है और ये जो टोल वसूली है ये आने वाले समय में यदि ऐसे ही प्रॉपर हुई तो कितना हम इसका इम्पैक्ट देखें। देखिए राखी जी, आज दो तीन डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हुए हैं पूरी दुनिया के। अगर हम लिहाज से बात करें तो एक संबोधन किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर साहब ने अपने देश को, हाँ। और उसमें उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि ये अमेरिका की लड़ाई है, अमेरिका को लड़ना चाहिए और ब्रिटेन फिलहाल इसमें कूदने वाला नहीं है। एक बात वो अपने देश से बता रहे थे। लगभग इसी से मिलता जुलता कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश को संबोधन में कहा है, और अभी से कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका की जनता को संबोधित करेंगे, तो वो भी क्या कहते हैं ये देखने बात होती है। अब मैं ये इन तीनों भाषणों को कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको पता चला कि असलियत में खेल हो क्या है। देखिए, ईरान ने बहुत पहले से ही, आज से करीब एक हफ्ते पहले से ही ये बात क्लियर कर दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मित्र देशों के लिए खुला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर किसी को मनाही है तो वो सिर्फ यूरोपियन नेशन या खासतौर पर नेटो मेंबर्स और अमेरिका को, और उनके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लोग अपने ships को ले जा सकते हैं। लेकिन अब चीजें बदली है। अगर उस समय ये मुझे बहुत राखी जी, थोड़ा ये नॉइस कम करवाइए, बैकग्राउंड में बहुत नॉइस चल रही है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब एक हफ्ते पहले जब ईरान ये बात कह रहा था तो उसके बाद वैश्विक शक्तियों को ये समझना चाहिए कि शायद ईरान इंडिकेशन दे रहा है कि बातचीत का रास्ता निकल सकता है, लेकिन बातचीत किस टर्म पर होगी, किनके टर्म्स पर होगी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या रवैया निकलेगा, इसके ऊपर सीरियसली विचार नहीं किया गया। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका खासतौर पे राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किसी का माइक ऑन है? मुझे मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने भी हमारे गेस्ट हैं यदि किसी का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ अनुपम जी, अभी ठीक है, बोलिए। बाकी जरूर भी ठीक तो नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो आज की स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि अमेरिका ने एक वक्तव्य दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, और मार्को रूबियो साहब ने भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि शायद वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के रहमो करम पर छोड़ करके वापस भी जाना है। तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो यथा स्थिति बनी हुई है वो फिलहाल बनी रहेगी, और ईरान ने जो टोल लगाने की एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने के लिए करी है। ईरान जो कि पहले कह रहा था कि उसके मित्र देश यहाँ से तेल ले जा सकते हैं या सामान ले जा सकते हैं, उनसे अगर वो टोल वसूली करेगा तो इसमें ईरान का ही घाटा है। और ईरान ये इस बात को समझ रहा है कि इस समय वो इस स्थिति में नहीं है कि कुछ राष्ट्रों को अपने से और विरोध में खड़ा है, क्योंकि ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कि इसको फिलहाल हम ये मान के चले कि खत्म होने वाली नहीं है। और इस दौरान ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो मोड ऑफ कंडक्शन बना हुआ है, ये ईरान इस्तेमाल करना चाह रहा है अपने विरोधियों के ऊपर दबाव डालने के लिए। और दबाव कैसे डालेगा? वो दबाव इस तरह से डालेगा कि वो जो वैश्विक व्यापार है इसको बाधित कर दे, और उसी गेम प्लान को वो लगातार करना चाह रहा है। इससे ईरान को फायदा भी मिलेगा, और फायदा इस तरह से मिला है कि अमेरिका की जो नकेल कसी हुई थी उसमें अब आप देख रहे हैं कि कभी न कभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, इससे लगता है कि शायद अब अमेरिका इस इलाके से जाना चाहता है, वो यहाँ पर बहुत दिनों तक फंसा नहीं रहना चाहता है। और ऐसी ही सलाह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो एक अपने बचाव के रूप में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हाँ, भविष्य ये जरूर है कि भविष्य में अगर इस इलाके में ईरान अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है तो विश्व का जो व्यवस्था है, जो ऑर्डर है सेटल, उसमें एक परमानेंट आप बदलाव देखेंगे। क्योंकि एक बार अगर ईरान को इस इलाके में जीत जैसी महसूस हुई तो वो भविष्य में चीजों को डिक्टेट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर ईरान इस इलाके में चीजों को डिक्टेट करेगा तो विश्व व्यापार जो एक सुचारू रूप में चल रहा था उसमें अव्यवस्था आनी स्वाभाविक है। तो अब रोल आता है उन देशों का जो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के व्यापार से पीड़ित है, खासतौर पर भारत जैसे देश।
जिनको जिनको जिनका व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है, उन देशों को अब आगे आना चाहिए और आगे आके ईरान से, अमेरिका से, इजराइल से सबसे बात करके यहाँ पर बातचीत के माध्यम से एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि स्टेट ऑफ हार्मोज के माध्यम से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबाव पड़ रहा है, उस दबाव से विश्व को निकाला जा सके। तो भारत हो या अन्य देश हो, इनकी भूमिका भी यहाँ पर बनती है, खासतौर पर ब्रिक्स नेशन जिनका अच्छा खासा एक 80 to 90% जो ऊर्जा का व्यापार है वो इसी इलाके से होता है। तो अगर ब्रिक्स जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, अगर वो यहाँ पर लीडर की भूमिका में आता है, तो एक इसका अच्छा समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन अभी चीजें वैसी लग नहीं रही हैं, क्योंकि अमेरिका हो, इजराइल हो, इनकी तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन है नहीं। अमेरिका तो इस इलाके को छोड़कर भागने की भूमिका बना रहा है और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में कुछ घंटे बाद शायद इसी की घोषणा करने वाले हैं। तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो हुआ है टोल, उसका एक इशारा है कि वर्ल्ड ऑर्डर परमानेंटली शायद अब बदलने वाला है। ठीक है, वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, आपकी आवाज आ रही है क्लियरली मेरे को। हाँ, मोहम्मद अली शाह जी, देखिए दो बातें हैं। एक तो टोल वसूली तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, अनुपम जी ने बहुत क्लियर किया। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें इस पे भी जाना पड़ेगा। दूसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण ये है, ईरान ने पहले ही कहा था जमीनी स्तर पर कोई भी सैन्य अटैक हुआ या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई तो फिर ईरान छोड़ेगा नहीं। ईरान की तरफ से आज भी एक क्लियर बात आ गई है कि जिस तरह के अटैक किए जा रहे हैं, जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, अब वो अगली आने वाले 6 महीने की जंग के लिए पूरी तैयारी है उनकी। तो जब उनकी जंग की तैयारी है और ईरान पीछे हटना नहीं चाहता, अमेरिका अपने सैन्य जो है सैनिक भेज रहा है, वो चाहता ही है कि कैसे भी करके हमारा कब्जा हो जाए, सारी चीजें हो जाएं। तो फिर यहाँ पर तो ये टोल वसूली देखिए क्या है, 6 महीने की जंग करना है तो आप आर्थिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और वो प्रेशर आप करेंगे तो आप उससे कमाएंगे, क्योंकि जहाज सबकी मजबूरी है, वहां से रिलीज होएगा ही नहीं। भारत के लिए ठीक है, भारत को प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो अभी अनुपम जी भी कह रहे थे, कि सब लोगों को आके एक बार बात करनी पड़ेगी। लेकिन बात तो करना ही नहीं चाह रहे ना, ट्रंप कुछ और ही कर रहे हैं। जब मना किया है कोई सैन्य दबाव मत करिए, नहीं भेजे, अटैक्स ना हो, वो मान नहीं रहे। ईरान की अपनी रणनीति तैयार हो गई है अब इस चीज, तो कुल मिला के ना इसका असर पूरे वैश्विक स्तर पर सब पर आ रहा है और आने वाले समय में और आएगा। तो किसको हम ताकतवर माने? क्या ईरान अगले 6 महीने के लिए जंग के लिए तैयार है, या अमेरिका अपने सैनिक भेज रहा है? क्या हार मान के अमेरिका पीछे हट जाएगा, या फिर उसके जो सैनिक हैं वो वाकई जो जिस मकसद से है वो पहुंच के कुछ कर सकते हैं? क्या ईरान यहाँ पर कम पड़ेगा, या हम उसको कम आके, या उसकी सैन्य शक्ति से लेके सारी चीज़ों को लेके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी जो चीज़ें आ रही हैं वहां आकर रुकती हैं, उसको कैसे देखें? आपका बड़ा अच्छा सवाल है राखी जी, और अनुपम तिवारी जी ने बड़े अच्छी तरीके से समझाया। देखिए, ऑटोमन एम्पायर में एडमिरल हेरिडन बारबरोसा थे। उन्होंने शहनशाह सोलोमन को ये बात समझाई थी कि जो समुद्र पे राज करेगा वो ही धरती पे राज करेगा। सर अल्फ्रेड थे महान, एक बहुत ही नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे, अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने भी यही बात कही थी और यही बात सर वॉल्टर रैली ने कही थी। अब क्योंकि मैंने ऑटोमन एम्पायर की बात की, तो जुलाई 2012 में फॉरेन पॉलिसी पे एक आर्टिकल आया था बाय गल लुफ्ट। उन्होंने तुलना करी थी ईरान की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की और ऑटोमन एम्पायर की और डांडलिस की। जो एक चोक पॉइंट था शिपमेंट के लिए, रूसी जो के अनाज ले आए थे ना, रूसी ग्रेन के लिए, एक दशक पहले। तो ईरान जो है अभी अपने, ईरान पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था जंग से पहले, अभी पूरा फोकस आ गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले भी खुला हुआ था। अमेरिका ने हासिल क्या करा? ईरान और मजबूत निकल कर आया। ईरान ने कहा अपना दबदबा जमा दिया वहां पर। उन्होंने कहा 20% ऑयल, तेल जो है दुनिया का यहां से जाता है। ईरान ने बोला हम टोल टैक्स लगाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, हम कमाई करते हैं, इस पे कमर्शलाइज करते हैं, क्यों नहीं? ईरान ने ये बोला। जो अमेरिका और इजराइल के जहाज हैं वो बैन होंगे, वो यहां से नहीं जाएंगे। अब देखिए, उन्होंने ये भी कहा था, मैं गल्फ की बात कर रहा हूं, कि जो टेंशन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, बहुत पहले 2012 की बात है ये, वो जो शिपमेंट होंगी पर्शियन गल्फ से जो जाएंगी, वो सऊदी अरेबिया,
कंसिडर करेगा बिल्डिंग नया पाइपलाइन, जैसे कि ओमान और येमेन का है, और जो इराक वो रिवाइव करेगा जो इराक सीरिया का जो पाइपलाइन है जो ट्रांसपोर्ट करता था क्रूड ऑयल मेडिटेरियन की तरफ को, वो तो अगर हम 2012 में ले जाएं तो ये बात भाप ली गई थी बहुत पहले कि अगर यहाँ पर दिक्कत आती है तो क्या मजबूरियां आएंगी। सऊदी अरेबिया ने रीओपन किया था इराक की पाइपलाइन, जो सऊदी अरेबिया आईपीएसए कहते हैं उसको, जो जब्त हो गई थी 2001 में इराक से, और जो 2012 में सऊदी अरेबिया ने खुलवाई लाल समुद्र से, और जुलाई 2012 में भी यूएई ने एक हबशान फुजरा ऑयल पाइपलाइन है जो कि हबशा ऑयल फील्ड से अबू धाबी फुजरा ऑयल टर्मिनल गल्फ ऑफ ओमान वहां से गुजरती है इसके ऊपर। अब देखिए, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं ना आपको, तो ईरान ने एक फायदा उठाया है। देखिए कि भाई 20% तेल यहां से गुजर रहा है, 30% इंटरनेट केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलते हैं, 30%, जो कि आज की तारीख में आप और हम जुड़े हैं ना इंटरनेट की वजह से, दुनिया इंटरनेट पे आप डिपेंड हो गई है। पूरी मोबाइल बैंकिंग, स्टॉक्स एंड शेयर्स, व्यापार धंधा, सब कुछ, बुकिंग, ट्रैवल, सब कुछ इंटरनेट पे है। आप समझ सकती है राखी जी, अगर इंटरनेट कट जाए तो दुनिया क्या होगी। बिना तेल के चलो पैदल चले जाएंगे, साइकिल पे चले जाएंगे, साइकिल रिक्शा चला लेंगे, प्रदूषण कम होएगी, चलो ठीक है, किसी तरह गुजारा कर भी ले हम, हैं। इंटरनेट कट जाए, आज की तारीख में हम निर्भर हो गए। आप मोबाइल छोड़ के आइए घर में अपना और गाड़ी में बैठिए, जान निकल जाएगी, क्योंकि पूरा सब कुछ तो इंटरनेट पे है, पूरा काम। और ईरान ने वो उसी पे फायदा उठा के टोल कर दिया। जरूरत क्या पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि अमेरिका ने भी साबित कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या ईरान ये सही कर रहा है कि ये नहीं कर रहा है, वो परसेप्शन पे डिपेंड है। देखिए, अगर मेरे को टोल पे करना पड़ेगा तो मैं गाली दूंगा, अरे यार क्यों टोल पे करना पड़ रहा है मेरे को, है। जो टोल कलेक्ट कर रहा है उसकी तरफ से अगर देखें तो उसका मुनाफा है, वो कह रहा है बड़ा अच्छा है भैया, मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं। तो ये बात अगर हम समझ लें कि ईरान जो है वो हार मारने वाला नहीं है। लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं, सीज फायर तो मुझे लगता नहीं कि अभी होने वाली है, क्योंकि ईरान भरोसा नहीं करता है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने पहले भी बात में ये ट्रस्ट तोड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जब फोकस आता है, अब तक देखिए, मैं ये कह के बस समाप्त करूंगा। बतख को देखा है, बतख तैरती है, ठीक है, बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन समुद्र में या पानी में, तालाब में हम देखते हैं वो कितना वो जोर से पाँव मार रही होती है। तो मैं दाग देता हूं, 1 महीना हो गया है जंग को, अब तक उसकी गर्मी हिंदुस्तान तक नहीं पहुंची है। अब तक 1 महीने में हमारे पास रिजर्व भी है तकरीबन 2 महीने का, मान लीजिए, उससे ऊपर बल्कि मान लीजिए। तो ये गर्मी तब होगी। तो मैं दाग देता हूं, जो लोग हमारे लिए डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहे हैं ना, ताकि हम लोग आराम से रहें, हमारे पे वो गर्मी नहीं आए, वो महंगाई नहीं आए, वो इन्फ्लेशन ना बढ़े, नहीं तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा। तो अभी तक तो ईरान मुनाफे में है, मैं ऐसे देख रहा हूँ जी राखी जी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। एक ही लाइन का सवाल है आपसे कि वाकई में दुनिया में संकट की स्थिति बन रही है, या हम अभी सेफ जोन में हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है ईरान के साथ संबंधों को लेके। ईरान की अपनी जो स्ट्रैटेजी है और जो लाइन है वो बहुत क्लियर है, सारे जहाज बिल्कुल जा सकते हैं, सिर्फ यूएस इजराइल को छोड़कर। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जो टोल वसूली है वो भी जिस तरीके से वो ला रहे हैं, तो वो अपने आप को भी मजबूत करें, उनको आर्थिक मुनाफा होगा इस जंग के दौर में। और लगातार जिस चीज़ों को वो फेस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी रणनीति को समझना पड़ेगा कि अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत भी कर रहा है। क्या एक ट्रंप का प्लान हो सकता है? क्या ये वॉर रुक सकती है? और वाकई में दुनिया में क्या संकट की स्थिति हम और ज्यादा अब देखेंगे? देखिए राखी जी, इसमें कई चीजें हैं। एक तो हमें ये देखना और समझना पड़ेगा, जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका में तो एक पटाखा भी नहीं मार सकता ईरान, क्योंकि वहां तक उसकी किसी मिसाइल की या किसी चीज की रीच नहीं है। तो अमेरिका तो बिल्कुल सेफ है, अमेरिका के लोग सेफ है, अमेरिका की बिल्डिंग सेफ है। तो अमेरिका आकर के लड़ाई लड़ रहा है ईरान में,
चारों तरफ उसके सैन्य बेस बने हुए हैं। अब आप ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में जाके उसको मारता है, तो उनमें ताकतवर कौन हो गया? इसका मतलब साफ है कि इनमें ताकतवर तो अमेरिका है, अमेरिका के साथ इज़राइल भी लगा हुआ है। ईरान का जो एयर स्पेस है, जो शहर है, जहाँ चाहता है तब चाहता है तभी वो मिसाइल मार देता है। जहाँ भी उसको इनपुट मिलता है कि यहाँ मिसाइलों का भंडार है, या यहाँ इसके एरोप्लेन्स खड़े हुए हैं, या यहाँ फाइटर प्लेन खड़े हुए हैं, या यहाँ पे टैंक खड़े हुए हैं, या यहाँ पे सैनिक अड्डे हैं वो छिपे हुए हैं कहीं बंकर में, या यहाँ पे जो ईरान के चीफ लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, उनको मार देता है, सुलेमानी को मार देता है, लारिजानी को मार देता है। तो इनसे ये पता चलता है कि अमेरिका इस युद्ध में बहुत आगे है। हालांकि विचारों के तौर पर हम लोग बटे हुए हैं, हमारा देश भी बटा हुआ है, दुनिया के और लोग भी अपनी अपनी सोच के अनुसार बटे हुए हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस युद्ध में ईरान जीत सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब अपने ही शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में, तो शेर भी फंस सकता है कुत्तों के जाल में। रावण हार गया था जब उसका भाई भगवान राम से मिल गया विभीषण। इसी तरीके से जो गल्फ कंट्री है, जो मुस्लिम कंट्री है ईरान के चारों तरफ, वो तो अमेरिका के साथ खड़े, वो अमेरिका की सपोर्ट में। तो आप ये बताइए, जब अपने घर के लोग दुश्मन के साथ मिल जाए तो कौन सी जंग जीती जा सकती है? लेकिन हाँ, लड़ा जा सकता है बहादुरी से, और ईरान लड़ रहा है बहादुरी से, और ईरान अपनी ताकत हुर्मुज पर ही दिखा सकता है, मेरे ख्याल से वो वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिका को देखें, अमेरिका इससे बहुत आगे की चाल चल रहा है। अमेरिका अपने सैनिकों को 2,500-3,000 सैनिक वो चारों तरफ भेज चुका है। वो कभी भी मौका देखकर ईरान में लैंड करने वाले हैं। और जब कोई सेना किसी देश में लैंड कर जाती है, तो वो आखिरी दौर की कुश्ती होती है, फिर चीज कब्जे की शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा, और अमेरिका इस युद्ध में बहुत माइलेज लेकर बहुत आगे है। ये वही चीज है, जैसे कोई दिया जब बुझता है उससे पहले फड़फड़ाने लगता है। तो आज की तारीख में अगर ईरान की हालत देखे, ऐसे इराक ने भी किया था, एक वक्त लगता था सद्दाम हुसैन कब्जे में नहीं आएंगे। ऐसा लीबिया में गद्दाफी ने भी किया था, लगता था गद्दाफी कब्जे में नहीं आएगा। ऐसा सीरिया में भी लगता था कि भाई सीरिया की हिस्ट्री अलग तरीके की है, फाइटर हैं। लेकिन ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने पाकिस्तान में ढूंढ करके मारा, सारी चीजें हुई, पाकिस्तान उसको छुपाता रहा। तो अगर हम देखें तो अमेरिका टेक्नोलॉजी में भी, हथियारों में भी, फाइनेंशियल स्थिति में भी, हर चीज में अमेरिका बहुत आगे है। इसलिए तो ईरान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता चला जा रहा है। अभी हमें देखना है वो होर्मुज की बात करके, या कुछ लोगों से टैक्स लेकर के और कुछ को छोड़ करके कहां तक जाएगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका को एक रास्ता दे दिया। वो पहले तो दुनिया से टैरिफ के माध्यम से पैसा उगाही करता था, अब उसको ये पता चल गया है कि होर्मुज से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले समय में जब ईरान पर अमेरिका का कब्जा होगा, ये टैरिफ वार होर्मुज से भी होती रहेगी, और वो करोड़ों का टैक्स इस बहाने अमेरिका वसूलता रहेगा दुनिया के देशों से कि देखिए मैं यहाँ पर आपको सुरक्षा दे रहा हूँ, आपके जहाज यहाँ से सुरक्षित निकाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईरान ने गलत रास्ता अमेरिका को दिखा दिया है, ट्रंप को दिखा दिया है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। हाँ, खेमचंद जी देखिए, आज क्योंकि मुख्य रूप से चर्चा ईरान की टोल वसूली पर है, क्योंकि बीच में भी ये स्टेटमेंट थे, बातचीत हुई थी, और जहाँ तक ईरान को लेके भारत की स्ट्रेटजी है, हम इस तरीके से समझेंगे कि अब मित्रता वित्रता तो एक तरफ गई, हम उस पर कितना सरवाइव कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर हम कितना फेस करेंगे, भारत को इस तरफ सोच के आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है जब जब ये चीज़ें चलेंगी, अब टोल वसूली भी होगी, फिर कोई एक नई चीज़ आ जाएगी, अमेरिका का स्टैंड और अगला क्या होगा, ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों का असर ना वैश्विक स्तर पर होगा। और जब वैश्विक स्तर पर होगा तो जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो दूसरे देश हैं, वो भी कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे, और आज कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज इतने बड़ा तेल गैस की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये कहीं ना कहीं इसी वजह से हुई। तो मुझे लगता है इस वक्त पे भारत की एक रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या इस पर बात करेंगे, या उनकी टोल वसूली पर कोई बात की जा सकती है, ये सही डिसीजन है या गलत है? खेमचंद जी अनम्यूट करिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है। देखिए, अभी ईरान की पार्लियामेंट में कोई प्रपोजल आया है, वो कानून बना रहे हैं या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये ग्राउंड पे नहीं आता, इस पे बात करना बहुत मुश्किल है कि वो किस किस देश पे किस किस तरीके से क्या क्या वो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। तो वो तब डिस्कस होगा, ये गलत है या सही है।
अब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जब चीजें सामने आएंगी तभी बात करना उचित होगा। लेकिन रही भारत के एंगल से, तो भारत के शिप अभी कुछ वहां पे हैं, काफी सारे शिप, जो मेरी जानकारी है 10 के आसपास शिप या उससे ज्यादा शिप अभी वहां से निकल चुके हैं। इवन ईरान का ऑयल भी अब भारत तक पहुंच रहा है, और अल्टरनेटिव रूट से भी 10 से 12 शिप जो अल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू भारत पहुंचने थे वो पहुंच चुके हैं। तो भारत में अभी एनर्जी का स्टॉक है, भारत में अभी एनर्जी की अवेलेबिलिटी है। भारत इवन अपने पड़ोसी जो क्राइसिस में, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो उनको भी अभी इमरजेंसी में सपोर्ट कर रहा है। और भारत ने एक्सपोर्ट पे भी बैन लगाया है, क्योंकि भारत ना सिर्फ इंपोर्ट करता है, लेकिन जो प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट भी करता है। तो भारत की दृष्टि से भारत अल्टरनेटिव एनर्जी के फ्रेंड्स भी ढूंढ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। इथेनॉल की वजह से आज भारत की जो इंपोर्ट है वो काफी कम हुआ है, और इथेनॉल बेस्ड अल्टरनेटिव एनर्जी, गैस मतलब कुकिंग गैस बनाने का भी, या कुकिंग अल्टरनेटिव इक्विपमेंट बनाने का भी प्रयास चल रहा है कि टोटल इथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल है क्या वो कुकिंग के लिए भी यूज हो सकता है। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिफिकेशन भी हमारे यहाँ पे है। तो अल्टरनेटिव जो एनर्जी है उस पर भी बहुत ज्यादा काम चल रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। जिस तरीके से कोविड में हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिला लेवल के जो हॉस्पिटल सबको इक्विप किया कि वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रहे कि हर एक आदमी को बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को बूस्ट किया, आज जिनकी संख्या लगभग 24 है। तो वैसे ही मैं ऐसा समझता हूँ कि इस क्राइसिस की वजह से जो मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही थी, पहले 15 से 20, मेरे हिसाब से 15 से 20 गीगावाट हमारी कैपेसिटी थी रिन्यूएबल एनर्जी की। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद वो लगभग 350 गीगावाट हो चुकी है। तो उस स्पीड में और बढ़ावा मिलेगा। तो जो हम 500 गीगावाट का जो लक्ष्य हमारा था कि हम आने वाले 1-2 साल में उसको अचीव करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि अब जब पुश होगा तो वो लक्ष्य भी बहुत तेजी से प्राप्त होगा, और हम ना सिर्फ 500 पे अटकेंगे बल्कि हम 1000 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पैदा करेंगे, जो हमारे देश को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही प्रमुख रहेगा। अभी स्थिति भारत में कंट्रोल में है, एनर्जी की जो खपत है वो कंट्रोल में है। अभी दूसरे देश क्या रिएक्ट कर रहे हैं, आज अभी देखिए कई देश हैं जो अपने देश को संबोधन करने जा रहे हैं। यूके में यूके के प्राइम मिनिस्टर आज संबोधन करने जा रहे हैं, अमेरिका में यूएस के प्रेसिडेंट संबोधन करने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर संबोधन करने जा रहे हैं, ईरान अपने बयान दे रहा है। अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अभी इस अनसर्टेनिटी में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी स्थिति विश्व में सबसे ज्यादा अच्छी है। आज मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से यूएस में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स होते हैं, लेकिन वहां पे $4.5 से $5 पर बैरल के हिसाब से वहां पे इस समय गैसेज के रेट हो गए। गैस का मतलब पेट्रोलियम को वो गैस बोलते हैं, जो $2 से $2.5 के आसपास, या मैक्सिमम कुछ स्टेट्स में $3 के आसपास है। तो वहाँ 40 से 50% से ज्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं। तो उस स्थिति में भारत में चीजें कंट्रोल में है। इसके लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और वर्तमान सरकार उसके लिए धन्यवाद की पात्र है, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, खेमचंद जी वापस आऊंगे। मुन्ना जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, थोड़ी आवाज दुरुस्त करवाइए, दिक्कत हो रही है सुनने में भी। आपको भी सुनने में प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, मेरी टेक्निकल टीम सुन रही है सर, उसको कोशिश करेंगे जल्दी से सॉर्ट आउट हो। मुन्ना जी, टोल वसूली जो है ईरान की, और उनके लिए कितनी फायदेमंद है नहीं है, ये एक अलग है जो एक्सपर्ट ने अपनी बात उस पर रखी। भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप भी एक मजबूत विपक्ष हैं, और वाकई में जो एक वैश्विक दबाव बनाने की ये रणनीति है, उनके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। कैसे आप इसको देखते हैं? कहाँ भारत के लिए कोई एक सुझाव के तौर पर, क्योंकि भारत के हित की ही बात करेंगे हम इस वक्त पे, तो क्या एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है विपक्ष में होने के नाते, जो कुछ अच्छा हमें एक रिजल्ट दे? नहीं, सवाल राखी जी ये नहीं है। सवाल विश्व में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। अमेरिका कहाँ जा रहा है, अमेरिका ऊपर है या ईरान आगे है युद्ध में, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आज मैं उस मुद्दों की बात करूंगा, उस तकलीफ और उस दर्द की बात करूंगा जो देश के अंदर दिख रहा है मुझे। भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी
मोदी को तो ईरान से संबंध अच्छे भी नहीं दिख रहे थे। ईरान इनके लिए कुछ नहीं था, ये जाके इजराइल के गोद में बैठ गए। और इजराइल के गोद में इसीलिए बैठ गए क्योंकि इजराइल तो मुस्लिमों देशों पे हमला कर रहा था। तो मोदी जी को लगा कि मुस्लिम देश पे इजराइल हमला कर रहा है तो मैं भी उसके साथ शामिल हो जाऊं, हमारा भी प्रॉफिट हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। उन्होंने अपना नुकसान नहीं देखा। अगर नुकसान देखते तो इजराइल के बजाय ईरान से कुछ सीख लेते। कि जो ईरान के नेता थे उन्होंने कहा कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा, शहादत मुझे मंजूर है। लेकिन हमारे चाय वाले चचा ने डोनाल्ड ट्रंप का घुटने टेक दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो जी, आपको रूस से तेल लेना है, जी सर। ईरान से लेना है, जी सर। कोरिया से लेना है, जी सर। उसे नहीं लेना, नो सर। तो ये समझनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। और देश आज इस आर्थिक स्थिति में, अभी हमारे मित्र खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे हमारे यहाँ रॉयल स्टॉक में पूरा है। परसों की मैं घटना बता दे रहा हूँ। संसद भवन में हरदीप पुरी ने कहा कि मेरे पास सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उसके 20 मिनट के बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब से लेटर एक लिख कर गया हरदीप पुरी को कि हमारे यहाँ भंडारा है, 22 सिलेंडर दीजिए। तो हरदीप पुरी ने हाथ खड़े कर दिए। अरे ये झूठ मत पड़ोसो। देश में लोगों को दिख रहा है। अगर सिलेंडर पूरे हैं, लंबी कतारें 1.5 किलोमीटर की कतारें क्यों लग रही है? आप जवाब दीजिए। सिलेंडर अवेलेबल है तो लोग लाइन में क्यों खड़े हैं? आप जवाब दीजिए। अब लोगों को बोलिए कि आपको एक जरूरत है, आप 2 ले जाइए, हमारे पास स्टॉक पूरा है। फिर गांव में 45 दिन और शहर में 30 दिन का क्यों आपने सूचना दी कि 45 दिन के बाद बुक होगा, 30 दिन के बाद बुक होगा? ये ड्रामे बंद कीजिए। सवाल ये है कि देश इसे समझ नहीं रहा। अरे शिक्षित लोगों का काम है देश चलाना, जिन्होंने देश चलाई हो। ये हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान घटा नफा, इससे देश की रणनीति नहीं बनती। अभी युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपकी औकात दिख गई कि आपके साथ कितने देश खड़े थे। 167 देश का भ्रमण किया, 9,400 करोड़ रुपए जनता के गाड़ी कमाई को आपने अय्यासी में उड़ाने का काम किया। रिजल्ट क्या आया? नीलबत्ता सन्नाटा। वाजपेयी जी ने, जब वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि इजराइल का जो हमला है गाजा के ऊपर वो सरासर गलत है। इजराइल को गाजा की जमीन छोड़नी होगी, खाली करनी होगी। लेकिन हमारे चाय वाले चचा आते हैं, कहते नहीं इजराइल हमारा मित्र है। देखिए धंधा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो नरेंद्र मोदी के अय्यासी का वीडियो और फुटेज एप्स्टीन फाइल में इजराइल के पास है, इसे डर लग रहा है। और उसे कोई ट्रंप भी अछूते नहीं है। ट्रंप के भी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज और वो पिक सारे उनके पास अवेलेबल मौजूद है। और नेतन्याहू दोनों को उंगली पे नचा रहा है। क्या आप मानो ये करो, नहीं तो मैं अभी रिलीज करने जा रहा हूँ। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूं तो मोदी का एक दिन में करियर बर्बाद कर सकता हूँ। कपिल मिश्रा ने खुद कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो वो लड़कियों की सप्लाई लड़की बुलवाते थे, लड़कियों की रेकी करवाते थे। अय्यास थे, मुख्यमंत्री के पीछे कमरे में लड़की को बांध करके लाया जाता था। तो ये अय्यास लोगों से देश चलने वाला नहीं है। देश को अगर चला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। मुन्ना जी, सालों में देश चलाया है। ये ध्यान रखिए, आप जिन पे आरोप लगा रहे हो बिना किसी फैक्शन फिगर के, ये आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आप एक नेशनल टीवी चैनल पे एक पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन का आप लोग काम कर रहे हो। आप ये भूल जाते हो कि ये जो चीजें आप कह रहे हो बिना किसी अगर आपके पास सबूत है, सबूत प्रस्तुत करो। ये तो ऐसा तो आपके नेता बिल्कुल बेकार हैं। प्लीज थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखें मुन्ना जी, शब्दों की मर्यादा रखें सर। मैं आमतौर पर आरोप लगाइए, मैं इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पर शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करें निराधार आरोप, किसी के लिए भी आप करिए, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। निराधार आरोप लगाना ये आपके लो लेवल को दिखाता है, आपके लो लेवल पॉलिटिक्स को दिखाता है, आपके घटियापन को दिखाता है। कहा कि नरेंद्र मोदी आप और सबसे बड़ी बात आप एंकर महोदय, आप सर अभी हम वैश्विक स्तर पे बात करें ना, हम वैश्विक स्तर पर इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, उस पर चले जाएं हम। अरे वैश्विक स्तर पर कैसे नहीं बोले? ये मोदी जाके एप्स्टीन फाइल में अय्यासी करता था, वैश्विक स्तर की बात नहीं है। फिर वही बकवास मोदी जी का नाम आया है। आप कैसे लोगों को पकड़ लाते हो टीवी चैनल सर ईरान पे भारत पे थोड़ी अटैक हो रहा है। एक मिनट मुन्ना जी, हर चीज को समझिए। ठीक है, एप्स्टीन का आप आरोप लगा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कोई भी चीजें हैं,
मान लीजिए एक दबाव उसके पीछे, लेकिन भारत पे अटैक थोड़ी हुआ है कि वो दबाव में ये सारी चीजें करवा रहा है या भारत पे चीजें हो रही हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, चीन का जहाज बगैर रोक टोक जा रहा है, तो हमारा भी जहाज आ सकता था। तो सर आ तो रहे हैं। जय वाले चचा को क्या खुजली, कहाँ आ रहे? झूठ वाली बात ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे 54 जहाज को अभी रोका हुआ है, अगर एक भी जहाज निकला उसमें वो फायर करेगा। वो कहाँ रखी हमारी विदेश नीति? आज चाइना जो जो हमारा मित्र ईरान रहा, एक बात बताइए, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पे कोई देश खड़ा नहीं था। ईरान ने कहा नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का हिस्सा है। उसके बाद 14,000 करोड़ रुपया भारत में उन्होंने छोड़ा, अगर आप यूज कर सकते हो तो आप कर लो। हर बार उसने एक दोस्ताना मिसाल दिया है, लेकिन आपने क्या किया? उसके जहाज पर आपने बम चलवा दिए, जबकि वो मित्र था हमारा, मेहमान था हमारे। वो शर्म आनी चाहिए आपको, इजराइल के गोद में बैठने वाले लोग। अब तो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखो। रमजान के दिनों में देखा 40 करोड़ मुसलमान यहाँ पे अगर प्यासा मर गए, अगर गैस नहीं हुआ तो उन्होंने 2 जहाज फौरन सर छोड़ा। ठीक है अब मंगवा मुन्ना जी, जहाज। एक सेकंड। अगर विदेश नीति इतनी बेहतरीन है, मंगवा जहाज, है हिम्मत। ठीक है, एक सेकंड। ये फॉरेन सब वाली पॉलिसी बातें करते रहते हैं। फॉरेन पॉलिसी नीति पे अच्छी बात है या कीजिए, खराब विदेश है, नीति या पे बात शिप्स कीजिए। नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? सर ऐसा तो मत बोलिए, इतनी अपडेट्स है, इतनी चीजें आ रही हैं तो कहीं तो आ रही होंगी। और ईरान खुद कह रहा है कि भारत से तो परेशानी है ही नहीं, तो फिर ये सारी बातों को तो हम एक्सेप्ट करें। मैं आज का उसका ईरान के जो रक्षा मंत्री थे उसके मैं आपको मेल दिखा रहा हूँ। उसने क्या कहा? बोला एक भी जहाज अब हिंदुस्तान नहीं जाएगा। उसका कारण यह है कि जब वहां पे क्या बकवास कर रहे हैं और इनको आप धारा प्रवाह बोलने दे रहे हैं? एक भी जहाज नहीं जाएगा। आज भी आया है, आज मुंबई पोर्ट पे आया नहीं, है। वो यदि कह रहे हैं नहीं आ रहा है तो मैं भी क्रॉस ही कर रही हूँ। अब आज ही का कोई अपडेट या इस तरह की बातें हैं तो क्लियर होगा। अपनी डिबेट का स्तर गिरा लिया, आपने पूरी डिबेट का स्तर गिरा दिया ऐसे व्यक्ति को बिठा के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पे पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन की कमेंट कर रहे हैं बिना किसी फैक्ट एंड फिगर के। इसका मतलब तो आपके राहुल गांधी बिल्कुल इफेक्टिवलेस है कि वो स्टेट में इनको कोई मुद्दा नहीं बना पाए, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन आप पब्लिकली बोलोगे आप पे डिफेमेशन होगा और आपके नेता जेल में जाएंगे। और मैं क्या कह रहा है, ये इजराइल के तरफ, इजराइल से नहीं ईरान से ट्वीट आया है। अरे आप किसी भी मुल्ला मौलवी का कमेंट ले आओ, मोदी भारत के जिस नहीं रुकेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुकिए, एक मिनट। ठीक है अनुपम जी, पाकिस्तान का नहीं रुक रहा, आपका क्यों रुक रहा? अनुपम जी, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। हो सकता है अब दोपहर तक तो सारी चीजें ठीक थी सर, इवनिंग तक सब चीजें ठीक थी। यदि ऐसी कोई बात ये अभी कह रहे हैं तो इट मे बी, और यदि आपके नॉलेज में है तो बताइए, क्योंकि यदि यहाँ पर भारत के शिप्स को भी रोका जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तभी फिर मैं इस चीज को कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं बात एप्स्टीन की नहीं कर रही हूं, मैं बात वैश्विक स्तर पर हमारे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या हम क्या सर्वाइव करेंगे, हम उस पर बात कर रहे हैं और हमें उसी से मतलब भी है। देखिए राखी जी, बात सही है, हमें अपने हिसाब से देखना चाहिए और विदेश नीति हम जब भी बनाते हैं अपने हिसाब से ही बनाते हैं। हमारे कहाँ फायदे हैं, हमारे कहाँ नफे हैं, कहाँ नुकसान है, उसको हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। अब ईरान को लेकर के हमारी सारी चर्चा तेल, हार्मोज इन पर ही सीमित है, लेकिन इससे एक बड़ा मुद्दा भी है, हमको वो भी देखना है। भारत सरकार उसके ऊपर काम अगर नहीं कर रही है तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है। उसके ऊपर हमें बिल्कुल सोचना है। वो मुद्दा चाबहार पोर्ट का। चाबहार पोर्ट एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर लगातार चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वहां से हमको एक एक्सेस मिलता है सेंट्रल एशिया का, वहां से हमको एक्सेस मिलता है अपने सामान को ले आने ले जाने का यूरोप तक। और आज चाबहार पोर्ट की कोई चर्चा ही नहीं हो रही, तो ये भारत के लिए एक आंखें खोलने वाले विषय है। और चाबहार के थ्रू हम कैसे अपना व्यापार कल को कर पाएंगे, चाहे इस युद्ध का जो युद्ध चल रहा है इसका रिजल्ट कुछ भी हो, ईरान पराजित हो जाए या ईरान सस्टेन कर जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे दो विषय है कि हमारी ऊर्जा जरूरतें जो इस इलाके में पूरी हो रही थी वो निर्बाध रूप से चलती रहे, और चाबहार पोर्ट के थ्रू जो हमारी एक एक्सेस हमको मिलने वाली थी मध्य एशिया से यूरोप तक की, वो निर्बाध रूप से हमें मिलनी चाहिए थी। इसके ऊपर हमारे कूटनीतिज्ञों को, हमारे डिप्लोमेट को दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा, और अगर वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर तो ये बहुत ही वेलकम बात है। और मैं ये मानता हूं कि जैसा ये दावा किया जा रहा है कि हमारे शिप रुके हुए, हमारे शिप नहीं रुके हुए, ये तो मैं भी बताता हूँ। ये मेरे खुद शाम की अपडेट है कि हमारे जितने शिप फंसे हुए उस लेवल तक शिप नहीं आ पा रहे हैं, और उसमें कई सारे कारण हैं। 8-10 शिप हमारे अब तक आ चुके हैं, कुछ लाइन में है। ईरान ने ये नहीं कहा है कि भारत के शिप नहीं जाने देंगे,
हाँ, ईरान ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और वो तमाम रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक दबाव के बनाने के लिए ही लगाई हैं। भारत के थ्रू वो जानता है कि ये आर्थिक दबाव अमेरिका तक पहुंचेगा, भारत के थ्रू ये आर्थिक दबाव नेटो तक पहुंचेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और भारत के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे। बिल्कुल पूरा प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर कुछ दबाव देंगे तो उसकी एक बूंद सुनाई देगी। तो इसमें भारत का रिस्पॉन्स क्या बनता है कि जैसे मैंने कहा ना कि इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, भारत को अपने हितों को पहले से वहां पर संजो के रखना चाहिए। कल को मान लीजिए कि ईरान इस युद्ध में हार जाता है और अमेरिका पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, तब क्या हम हॉर्मुज और चाबहार छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमको उसके लिए भी एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। अगर ईरान जीत जाता है और कल को ट्रंप डिक्टेट करने लगता है इस पूरे इलाके, तो क्या हम इजराइल को छोड़ करके ईरान के सरेंडर हो जाएंगे? हम बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि एक रणनीतिक स्वायत्तता जो होनी चाहिए वो भारत को बना के रखनी पड़ेगी, जो पहले होती रही है। ये अब आज के जमाने में गुट निरपेक्षता की बात एक नए तरीके से हो रही है। इसको आप तटस्थता कह सकते हैं, लेकिन ये तटस्थता उस तरह की नहीं है कि हम चुपचाप चुप्पी साधे बैठे रहे। वो अगर हम करेंगे तो ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं नुकसानदायक होगा, पूरे विश्व में नुकसानदायक होगा। ठीक है। हम एक वो देश हैं जो कि सबको इंगेज कर सकते हैं। राखी बात खत्म करें, हम वो देश हैं जो ईरान को भी इंगेज कर सकते हैं, हम इजराइल को भी और अमेरिका को भी इंगेज कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मीडिएशन करने पहुंच जाए, लेकिन हाँ, हम सबसे लगातार बातचीत करते हैं और एक तरह से उकसाते रहे कि आप लोग टेबल पर आइए, टेबल पर आइए। तो अगर एक दिन ये सब टेबल पर आएंगे तो उससे सबसे बड़ा हित हमारा ही होने वाला है, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि जो हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ जल्दी से एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। जी राकेश जी, शुक्रिया। देखिए, आप बहुत जिम्मेदार एक जर्नलिस्ट हैं एंड मैं दाग देता हूँ, यू आर वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन दैट, यू नो। तो इस पे कोई आप वो मत करिए कि कोई अगर बोले कि आप, देखिए बात आपने बहुत सही रखी है सबने। मैं ये कह रहा हूं कि मिसाइल्स का डर से लोग डरते नहीं है, जो मिसाइल से लोग डरते नहीं है, लेकिन मिसाइल्स का डर से लोग घबराते हैं। पेट्रोल, तेल, गैस की कमी नहीं है, लेकिन उसके डर से लोग घबरा रहे हैं। 1 महीना हो गया है, देखिए 1 महीना हो गया है, अब तक हिंदुस्तान के अंदर वो गर्मी नहीं आई है, जो कि अच्छी बात है। सरकार कोई सी भी हो, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूं मैं, सरकार कोई सी भी हो, तो मैंने आपको बतख का एग्जांपल दिया था, यानी कि लोग ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिक तरीके से हमको हमारी सहूलियत के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमको वो अप्रिशिएट करना चाहिए राखी जी, है ना। तो वो डर सता रहा है लोगों को कि अगर कल को ये हो गया, अरे क्या कह, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो आराम से रह रहे हैं, 1 महीना हो गया है, तो उसको हम अप्रिशिएट करें, उसको अप्रिशिएट करें, हम उसको ना बिगाड़ें उस मोमेंट को कि कल को क्या होगा, कल को जो होगा अच्छा होगा। आप क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। जी ठीक है। संदीप जी, क्या वाकई में एक बहुत अहम पहलू ये सारी चीज़ें ईरान की तरफ से जो आ रही हैं या अमेरिका भी जो कर रहा है, और आपने तो कहा ही कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका थोड़ा सा भारी पड़ता है, लेकिन ईरान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या वाकई में इस वक्त जो बात करने की बार बार बात की जा रही है कि आना चाहिए कंट्रीज को सामने, बात करनी चाहिए, भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त निभानी चाहिए, और भारत उस स्थिति में है कि उनकी बातों को सोचा जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से हम चाह रहे हैं कि इसको लेकर बातचीत हो, पर बात नहीं हो रही है। तो ठीक है, आज सब कुछ ठीक है, लेकिन कल कुछ ना बिगड़े तो हम एक अपना स्टैंड तो ले सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कुछ हो रहा है, हम भी तो एक हिस्सा ही है उसके। देखिए राखी जी, कई चीजें हैं, उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और जिस तरीके की चीजें पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं या सुनाई जाती हैं, हकीकत कई बार उससे उलट होती है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, खबरें चल रही थी और सरकार की तरफ से मीडिया को धन्यवाद भी दिया जा रहा था बहुत अच्छी कवरेज के लिए, कि हम लोग रावलपिंडी में घुस गए हैं, हम गुजरावाला में घुस गए हैं, इस्लामाबाद हमने जीत लिया। लेकिन वो सब चीजें हमारे कानों को अच्छी लग रही थी, हकीकत वो नहीं थी, हकीकत बिल्कुल अलग थी। इसी तरीके से जब नए नोट लॉन्च किए गए, उनमें बताया गया इनके अंदर चिप है, अगर 500 मीटर गहरी धरती में भी दाब लेंगे तो सैटेलाइट से पता चल जाएगा कहाँ इस तरीके के नोट दबे हुए। लेकिन खबरें झूठी थी। आप मुझे एक बात बताइए, आपको, मुझे पता है, गांव गली में घूमने वाले आम आदमी को ये पता है कि भाई ईरान, इजराइल और अमेरिका को तेल नहीं जाने देगा, उनके दोस्तों को
तेल नहीं जाने देगा। और हम वो दोस्त हैं जो अमेरिका के साथ डील भी करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार भी करते हैं। हम युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले इजराइल में थे। तो आप मुझे ये बताइए किस बेस पर ईरान हमें युद्ध देगा? वो तो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान को तेल नहीं देगा। हाँ, तेल देगा, तेल इस कंडीशन पे देगा जो आप सुन रहे हैं ना, टोल वसूल करके वो हिंदुस्तान से एक्स्ट्रा पैसा लेगा और ले रहा है। इसीलिए आपकी गैस की कीमत युद्ध शुरू होते ही 60 रुपए पर सिलेंडर बढ़ गई थी। इसीलिए आज आपको जो ऑयल है वो महंगा मिल रहा है, डीजल पेट्रोल आपको महंगा मिल रहा है। इसीलिए आपके देश में मुन्ना जी कह रहे थे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वो लंबी लंबी लाइनें इसलिए लगी हुई है। इसलिए आप उन बातों पर मत जाइए, सरकार क्या बता रही है, आप प्रिंट मीडिया में क्या पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या प्रचार किया जा रहा है, ये चीजें किसी को भी समझ में आ सकती है। इसलिए मुश्किल तो है, और इस मुश्किल का क्या हल रहेगा? अभी आपने कहा हिंदुस्तान को क्यों नहीं पूछते, हिंदुस्तान को इसमें आगे बढ़कर के आना चाहिए। हिंदुस्तान किस मुंह से आगे बढ़कर के आ सकता है? हिंदुस्तान किसके इशारे पर काम कर रहा है? हिंदुस्तान को तो जैसे कहा कि उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, दिन में रात है तो रात है। हम इस स्थिति में आज तो हमें कौन पूछेगा? हमसे ज्यादा तो पाकिस्तान को पूछा जा रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब ईरान अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जान माल की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अहम की लड़ाई लड़ रहा है। और ईरान इस चीज की लड़ाई लड़ रहा है कि झुकूंगा नहीं। वो जो बात है ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, जिस तरीके से हमारे देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अदरवाइज वो भी अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर सकते थे, वो भी सहानुभूति ले सकते थे। और ऐसे लोग हमारे देश के अंदर थे। ये जो सिंधिया परिवार है और ऐसे कई परिवार थे जो अंग्रेजों से हाथ मिलाए, और वो आज भी राजे महाराजे, उनके पास आज भी किले, आज भी वो मंत्री बने हुए। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, ईरान की हिम्मत है जिस तरीके से वो अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ, खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखिए, ये अनकल बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए क्या हॉर्मुज पे जो वो टोल लेने वाले हैं, क्या उसकी वजह से रेट बढ़े? नहीं, लेने वाले हैं, अभी प्रपोज्ड है। इंटरनेशनली जो पेट्रोलियम के प्राइसेज हैं वो बढ़े हैं, 110, 115, 120 डॉलर पर बैरल के हिसाब से वो हो गए हैं। तो इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आएगा। जब 25-30% से लेके 80% तक अधिकतर देशों ने अपने यहाँ पे पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ा दिए, तब डीजल और पेट्रोल के रेट भारत में स्थिर हैं, नहीं बढ़े। तो इसके लिए हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए, एप्रिसिएशन करना चाहिए। और अभी स्थिति कंट्रोल में है। पिछले 15 दिन से स्थिति बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा खराब है। हमारे पड़ोस में खराब है, बांग्लादेश की खराब है, श्रीलंका की खराब है, उनको हम दे रहे हैं। और हमारी स्थिति ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के कहने पे काम कर रहे हैं, नहीं, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। आज हम रशिया से भी अमेरिका से भी डील कर रहे हैं, ईरान से भी डील कर रहे हैं, यूरोप से भी डील कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे पास हॉर्मुज में अगर क्राइसिस है भी, तो भी हमारे पास अल्टरनेटिव रूट और अल्टरनेटिव सप्लायर हमारे पास मौजूद हैं। ये आज भारत की शक्ति है। हम हमेशा नेगेटिव सोचे, नेगेटिव। और अभी हमारे ये मुन्ना भाई कह रहे थे कि अगर कमी नहीं है तो बोलो कि एक के साथ एक। अरे कमी नहीं है का मतलब मैनेज्ड है। प्रॉब्लम तो पूरे विश्व में है, मैनेज्ड है। तो उसमें एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो यूटिलाइजेशन है या भंडारण है, ब्लैक मार्केटिंग है, तो उसको तो रोकना पड़ेगा। क्योंकि कल स्थिति क्या होगी, कल अमेरिका और उसमें ग्राउंड फोर्सेज भेज के स्थिति को और बद से बदतर कर देता है, या ईरान कुछ और नया हमला अड़ोसी पड़ोसी देशों पे करता है, स्थिति और बदतर हो सकती है। तो हमें क्या उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? तो तैयारी भी करनी चाहिए। स्थिति आज कंट्रोल में है, कल भी कंट्रोल में रहेगी। उसके लिए सरकार ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। तो हमें मुद्दे पे बात करनी चाहिए। कुछ लोग जो पर्सनल कमेंट कर रहे थे, वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, हम सभी को सामूहिक रूप से ऐसे लोगों की भर्त्सना चाहिए और ऐसे लोगों को टीवी पे प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो बातें कह रहे हैं तो उनकी लीडरशिप को चुनाव में बोलनी चाहिए, प्रूव करनी चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, बड़ा आंदोलन होना चाहिए। अगर नहीं कर पाए, इसका मतलब तो जो आपकी लीडरशिप है वो नपुंसक है। ठीक है मुन्ना जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए क्योंकि समय की सीमा है। चलिए जल्दी से अनम्यूट करिए पहले तो, जल्दी से प्लीज। हमें अनम्यूट है मेरा? हाँ, आवाज जा रही मेरी? बोलिए। देखिए, ना हमें ईरान से मतलब है, ना हमें ईरान से मतलब है, ना हमें अमेरिका से मतलब है, ना हमें इजराइल से मतलब है। सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि ये युद्ध ईरान, इजराइल और अमेरिका का था। हिंदुस्तान को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। हमें तो आराम से, जिस तरीके से बाकी देशों के लिए सारे काम चल रहे हैं, जहाज आ रहे हैं, उनके पेट्रोल आ रहे हैं, गैस आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से हमें कोई लेना देना नहीं चाहिए। हमारे लिए तो वही वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। लेकिन उसमें भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खलल डालने का काम किया, बड़ी लकड़ी लेने की जल्दबाजी कर दी। क्या जरूरत थी इनको कि युद्ध के दौरान जाकर के इजराइल से गले लगने थे? क्या जरूरत थी? नमस्ते ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, ये ट्रम्प, अरे टैरिफ लगाया आप पे, ट्रेड लगाया आप पे, बार बार नरेंद्र मोदी को झूठा कह रहा है। देश के प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मोदी तुम इधर आया तो तुम हमारे यहाँ भी आ जाओ। दूसरे दिन ट्वीट करता है मोदी झूठ बोलता है, हमने उसको नहीं बुलाया। वो तो हरदीप पुरी की तरह जेफरी एप्स्टीन के जरिए से हमारे पास शर्त लगाया कि मैं हमें अमेरिका बुलवाओ और इजराइल किस्मत है। ये अमेरिका कैसे खुश होगा? तो जेफरी एप्स्टीन ने बोला कि आप इजराइल में जाकर नाच करो, डांस करो। तो ये सब ठीक है मुन्ना जी, चलिए मैं क्योंकि समय की सीमा है, संदीप जी वापस नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात बार बार वैश्विक स्तर की होती है और ले देखिए इस पे एप्स्टीन आ जाता है। देखिए जो भी चीजें हैं, जो भी बातें, यदि सबूत हैं, सारी चीजें हैं तो रख दीजिए, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो हाहाकार मचा हुआ है उसको समझिए ना। उसे आप एप्स्टीन से बार बार कनेक्ट करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। पहली चीज ये, आज आप ये कह दें कि एप्स्टीन फाइल की वजह से और एप्स्टीन की वजह से ये गैस और तेल के लिए जो परेशान हो रहे हैं लोग, वो भी कहां तक जायज है? और यदि है तो फिर सामने लाइए। ये सारी चीजें बार बार एक ऐसी डिबेट में अच्छी नहीं लगती हैं। खैर विपक्ष है, उनका काम है, वो आरोप लगाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बात तो सच है, ईरान जिस तरीके से टोल वसूली की बात कर रहा है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत तो है। आज यदि सब कुछ अच्छा है, कुछ समय बाद क्या स्थिति होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब तक क्लियरिटी नहीं आती है, आपको अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। आप हाथ पे हाथ धरे बैठ के ये सोच के कि नहीं अमेरिका हमारा अच्छा, इजराइल हमारा अच्छा, ईरान हमारा अच्छा, तो हमारा क्या होगा? तो आज तो आ ही गई ना भारत में, तो इस चीज के लिए सोचने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।